नमस्कार दोस्तों आज हूँ खरखोदा में। और खरखोदा में इसलिए आया हूँ क्योंकि खरखोदा में रहते हैं मेरे ताऊ कृष्ण चंद्र दैया जी। फेसबुक से हमारी दोस्ती हुई थी, लेकिन सच में ये मेरे परिवार के बड़े बुजुर्ग की तरह हैं। पिछले दिनों बीमार हो गए थे, मिलने आया हुआ था, लेकिन इंटरव्यू का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब ताऊ की कुछ बातें सुनी तो मुझे लगा कि रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बातें फिर कोई बताएगा नहीं। और ये जो किताबें आप देख रहे हो 5, ये किताबें ताऊ कृष्ण चंद्र दैया ने लिखी हैं। और ख़ास बात ये है कि कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है। इनका जो पूरा शोध है दोस्तों, वो जो प्राचीनतम जो जाट और जट की देन है, और गणतंत्रदारी किसान जाट और सिद्धू सभ्यता का देहातीकरण, जाटों के सांस्कृतिक इतिहास का प्राचीन सफरनामा। खास बात यह कि पंजाब में जाट राजपूत टूटन और फिर भारत बंटवारा, और आज इन पे ये इनकी किताबें हैं। ये रिसर्च पेपर हैं इनके जो इन्होंने पढ़े हैं। किताब लिखना एक बहुत श्रमसाध्यकारी काम है दोस्तों। उस आदमी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रही होंगी जो हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं रहा। तो सबसे पहले तो आपको इन 5 किताबों के लिए मेरी बधाई हो। धन्यवाद। दूसरा, आप ठीक हो इस बात की बधाई हो। तीसरा, धन्यवाद। ये जो किताब लिखी है आपने, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, तो मैं वहाँ जो बिजवासन में रहना शुरू किया। अब बिजवासन रहते थे जब बेटा आपका वहाँ रहता था? हाँ। अच्छा। ये गुड़गांव इंजीनियर था उस वक्त। एवलेट पैकर्ड कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है जी। तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए वहाँ बिजवासन आता था, क्योंकि रूटीन तो लाइफ का टूट गया था। मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाया करता, वो रूटीन टूट गया था। और उसके बाद दिमाग में ये आया कि भाई हम हैं कौन। अच्छा, तो ये हम हैं कौन? हम हैं कौन। तो माइथोलॉजिकल बुक्स ही अवेलेबल थी, क्योंकि मैं माइथोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा कभी। तो जी, हम हैं कौन इसका मतलब जाट कौन है? जाट। ओके। तो इसके लिए मैंने निरंतर स्टडी करने की सोची, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और मुझे इस पर कोई टॉपिक नहीं मिला, कोई किताब नहीं मिली यार। कोई थी भी एक आध, तो वो माइथोलॉजिकल बुक थी जो मेरी समझ में पड़ी थी। इसके बाद मैं ईरानी कल्चर हाउस में गया, और वहाँ उनके डायरेक्टर की वजह से मुझे 80 किताब मिली। अच्छा। और डायरेक्टर ने ये कह दिया था मुझे। और डायरेक्टर से कैसे मुलाकात हुई आपकी? जब मैं वहाँ गया, मैंने पूछा भाई यहाँ का डायरेक्टर कौन है, तो उन्होंने नाम बताया, छोड़ कर आए हुए। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ के? मैं हरियाणा का हूँ। ऐसे ही देहाती उसमें हाँ, गए? ऐसे। अच्छा। तो वो कहने लगा अपने चौकीदार को, भाई चाय ले आओ, ईरानी चाय, और खाना ले आओ। तो मैं एकदम से फिक्र में हो गया, जाट लगता है। मास्टर आप जाट है क्या? हूँ तो जाट है, वैसे मैं ईरान का हूँ, पर आपने कैसे पहचाना? अच्छा, वो उस ईरान के व्यक्ति को जो दूतावास में बैठा होता, उसको पता था कि वो जाट है? हाँ। यानी कि ईरान में कास्ट सिस्टम है अभी? अच्छा। तो मैं कहने लगा, सर इस दुनिया के अंदर जाट ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो नए आगंतुक आदमी को खाने के लिए पूछती है, और कोई दुनिया में कोई लोग नहीं पूछते हैं। वो पानी की पूछ लेंगे, चाय की पूछ लेंगे, ये नहीं कहेंगे कोई खाना बनवा दे। इसका मतलब हमारा खाने से एक ताल्लुक है। अच्छा। किसानी कौम से एक ताल्लुक है हमारा, उससे हमारा एक नेचर बना है। उस नेचर के कारण हम ये आपस में बोलते हैं। जी। आज भी आपने गांव में देखा होगा, जो भी आएगा पहले खाना हाँ भाई, चाय बना है और बेटा रोटी बनाएंगे खाली। तो ये हमारा प्रोटोकॉल नियम। तो उन्होंने लाइब्रेरी में लेके मुझे और उनका सेलेक्ट करा, मेरे नाम से जाएंगी ये बुक, चाहे 1 साल में वापस दे दें, लेकिन ये काम करना है। तो मेरी वहाँ से स्टार्टिंग हुई। अच्छा, उस डायरेक्टर ने इतना सपोर्ट किया इतना आपको? सपोर्ट। अपनी सारी किताबें दी लाइब्रेरी की? और साथ में तब भी जब मैंने ये कह दिया कि मैं किताबों का 1 नंबर चोर हूँ, सारी किताब उल्टी नहीं दूंगा। अच्छा। तो उसने कहा 2-4 को तो मैं वैसे ही परमिशन दे दूंगा, उसकी कीमत तो मैं भर सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने रखी उनकी किताब। मैंने कहा सर पैसे नहीं। तो आपने जब किताब लिखी तो आप उनको देख के आए किताब? उनकी यहाँ से बदली हुई थी चाइना। अच्छा। फिर वो मुझे मिले नहीं।
मिले नहीं, आप ढूंढ रहे हो उनको। हाँ, उसको ईरानी जो दूतावास है उसकी लाइब्रेरी को मैंने किताब दी थी, आपके यहाँ 20-22 यूनिवर्सिटी है, 20-22 सब में दे किताबें रखी है। हाँ, सब में दे रखी अच्छा ताऊ जी, ये जो आपने किताब पहले लिखी थी, है। इसमें अगर मैं आपसे सीधा सीधा पूछूं कि जाट कौन है, तो इसका जवाब क्या दोगे? हाँ, इसका जवाब इन दोनों किताबों में है जी कंप्लीट, क्योंकि ये मेरी पहली किताब है इसलिए इसे कंप्लीट किताब नहीं कह सकते। ओके, इसका एक्सपेंशन ये है। हाँ, ये और ये अच्छा जाट जो है इसमें दोनों किताबों में मैंने इसके बारे में बता रखा है कि भाई ये वर्ड रूट क्या है इसकी, क्या ये है? किस भाषा का शब्द है। मैंने क्लियर कर रखा है बात की किसी भाषा का शब्द नहीं है। जाट। हाँ, अच्छा और किसी पुरुष समाज का भी शब्द नहीं है, ये औरतों का बनाया हुआ है। और ये शब्द नॉस्टेटिक डिक्शनरी से निकला हुआ है, जो आज की तारीख में भी हम बोलते हैं। जाट का जब हम संधि छेद करेंगे तो ये बनता है जाओ प्लस अट। अच्छा जाओ का मतलब होता है हमारी लोकल भाषा में बी, और नॉस्टेटिक भाषा में भी जाओ का मतलब होता है जामना। दूसरा अर्थ होता है पैदा करना। अच्छा यानी अट औरत के लिए शब्द है, ये आज भी बोलते हैं। नॉस्टेटिक डिक्शनरी में भी आज भी है, ये डिक्शनरी कॉलेज यूनिवर्सिटी की है, कोई अगर यूनिवर्सिटी की नहीं है। अच्छा तो वे औरत जो बच्चे पैदा करती थी और खेती करके पौधे उपजाती थी, तो जो जाट, वो जाट। वे अच्छा, औरत पर है। जाट जो शब्द है वो औरतों और के पर लिए। है, पुरुष पर नहीं। अच्छा इसके में और भी कई प्रूफ दूंगा, इसमें भी दे रखे हैं, उसमें भी दे रखे हैं कि पुरुष जाट जो है वो महज एक नौकर था, रोटी की तनख्वाह पर। खेती की शुरुआत पुरुष ने नहीं की, औरत ने की है। अनाज को स्टोर करने की शुरुआत पुरुष ने नहीं की, औरत ने की है। बार्टर सिस्टम का जो शुरुआत की वो औरत ने की है। भाई मैंने चाहिए है कुंडी छोटा या पत्थर का लोडा और वो सलबट्टा, तो वो औरत ने वो सौदा किया है कि मेरे को ये चाहिए, मैं तेरे को इतने दाने दे दूँ। अच्छा पुरुष का उसमें कोई योगदान नहीं है। आज की तारीख में भी ये बात 10,000 साल के बाद मैं कह रहा हूँ, आज भी जाट की, पुरुष जाट की उतनी ही कीमत है जितनी 10,000 साल पहले थी। वो केवल रोटी का मजदूर है। अच्छा घर से बाहर कम करता है, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो खेती करता है, चाहे वो डांगर चुरा मतलब है। असली पावर महिलाओं के हाथ में है। महिलाओं के अंदर है। वो बार्टर सिस्टम वही चलाती है। बच्चे, लड़की की जब शादी होगी, आपने कितना भी पढ़ रखा होगा लेकिन आपको ये नहीं पता कि लड़की की क्या डिमांड होगी शादी में। हाँ वो औरत होता अर्थ बताती है। है। इस चीज़ों का खुलासा कर सकता है। अच्छा ये औरत आधारित समाज है। इसमें कुछ चीज़ें और भी बता रखी है मैंने, जैसे कभी किसी ने पहले आर्कोलॉजिकल प्रमाण नहीं दिया, इसका लिखित सबूत किसी ने नहीं दिया। कि जाट कौन? जाट का। हाँ ये सबसे पहले ये 2 किताबें हैं जिन्होंने दी है। इसमें फोटो भी, इसमें तो फोटो भी है आर्कियोलॉजी की, यानी जिस पत्थर पर वो लिखे हुए हैं हाँ उसके फोटो हैं। उसके फोटो। तीसरी बात यह है कि सुमेरियन जो साहित्य है, सुमेरियन साहित्य में हमारी बाबत जो कुछ है वो वही चीज़ें आज भी हैं। अच्छा मेरी किताबों की खासियत ये है, दोनों किताबों की विशेषता ये है कि जो प्रमाण मैं 10,000 साल पहले दूंगा या जो मैंने 20,000 साल पहले का दिया, उसी प्रमाण को ये मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ कि वो आज भी है आपके अंदर। अच्छा जैसे जैसे लेबनान के अंदर जो शुरू में गेहूं के दाने चुगने शुरू किए, मेन प्रॉब्लम, पहली समस्या हर आदमी की रोटी थी, भूख थी, उसको हल सबसे करना। पहले गेहूं लेबनान में उगाई? हाँ, लेबनान में भी होता है, इसमें टर्की में। सबसे पहले काम प्रमाण मिलते ये हैं जंगली होता है लेबनान से लेकर के। अच्छा गेहूं जंगली है। हाँ, गेहूं जंगली है। लेबनान से लेकर के और उत्तर पश्चिमी ईरान तक ये जंगली है। जो जंगली चीज़ अवेलेबल थी उन औरत ने देख लिया जनावर खाए तो भी खा लेगी। उसने वो ये जो देख लिया कि ये खाने की तो है, फिर स्टोर कैसे करें। उस वक्त उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई घर नहीं था, लेकिन औरत ने ही ज़रूरत थी उसकी
क्यों थी जरूरत? पेट भरना था। क्योंकि औरत का बच्चा होता है हर तो तीसरे चौथे साल हो जाता है, वो पहले बच्चे ने पाड़ेगी उन्हें 4 साल लग गए हैं, उसने छोड़ का वश्यकार करने के ऊपर जागी, इसलिए उसके हथियार भी अलग हैं। उसके हथियार हैं कुंडी सोटा, या कोई डंडा जिससे जड़बड़ पड़नी हो, या कोई ऐसा डंडा जिससे को फड़ तोड़ना हो, उसे ये हथियार है, पहले हथियार नहीं होते। तो उसने बच्चा भी पालना, खुद को भी पालना, इसलिए वो ऐसी जगह रहती जहाँ उसे ये खाने की ये चीज़ें मिल जाती, पेड़ पौधे बीज ये मिल जाते, प्राकृतिक चीज। प्राकृतिक चीज़ें, वो शिकार कर ही नहीं सकती थी। तो उसने इस डिमांड को कि ये सारे साल कैसे पूर्ति हो, ये स्टोर कैसे किया जाए, इस पर ध्यान लगाया और उसने मटका बनाना शुरू कर दिया, छाबड़ी बनानी शुरू कर दी, उसमें वो उस अनाज को रखती है। ये इलाका ऐसा है जहाँ 12 मास कुछ न कुछ होता है। बरसाती मौसम की भी फसलें होती हैं और जाड़ेवाड़ी फसलें भी होती हैं, कुछ महीने उससे निकल जाते हैं, कुछ महीने उससे निकल जाते हैं। यहाँ ये भी होती हैं जो कीर्नल होते हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, ये इलाके ऐसे भी हैं कि वहाँ ये भी होते हैं। तो वो उन चुग लेती, स्टोर कर लेती, खा लेती, अपने बालों में खवा लेती। लाइफ स्टार्ट यहाँ से हुई। घर की जरूरत इसलिए पड़ेगी जब तो रहनिया इतना आ रहे हैं, आसपास ये चीज़ मिले छत भी बना लिया तो ये भी बना ले। और उन कई औरतों ने अपना एक गाँव भी बसाना शुरू कर दिया। औरतों ने ये जो पुरुष है ये बीच में एक नौकर के तौर पर आया। जंगली जो खेती शुरू की तो एक आदमी सा चाहिए उन्हें जो जंगली डांगरा दूर बजा दे, वो यो भी काम कर दे, डड़े बड़े फोड़ के बीज बोने का काम कर दे, ये एक नौकर ही है। और जो बायोलॉजिकल नीड थी वो भी पूरी हो जाए बस। हाँ, और ये आज भी उसी स्थिति में है। अच्छा, बाहर करेगा काम, नौकरी करो, खेती करो, डांगर चढ़ाओ, कुछ करो, बल्कि अगर आप घर के काम नहीं, बाहर के करेंगे। बाहर आप अपने ताऊ वगैरह से पूछोगे, दादा से, बाप से, मेरी उम्र के किसी भी आदमी से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि सन 65 तक तो इसको घर में सोने की परमिशन नहीं थी। हम बार बैठक में सोए थे, मेरे को ध्यान में बैठक तो इसको किसी चीज़ की कोई परमिशन नहीं, इसने कुछ लेना देना नहीं अंता। अगर आपको कोई ये कह दे भाई कहाँ ब्याह करना है तो धर्मेंद्र क्या करेगा, दारू पीता होगा तो दारू वाला है कि नुकते दे देगा बत्ती, तो जिसकी यारी उसी देगा उसी देगा। और वो हलवाई की कह देगा भाई कौन सा गाना बढ़िया लाडू बना हुआ है, उस तो जाकर कहा होगा फिर मैं लाडू बना दिए। और उसने कुछ भी नहीं लेना देना, और यहाँ तक भी नहीं पता उसने कि ब्याह कर देना है किसका देना है, क्यों कर देना, सारे काम लगाई का ना, सारे काम लगाई करें। फिर इस औरत ने बहुत बड़ी चालाकी का इस्तेमाल किया है। इसने एक समाज का निर्माण किया। ये पास में घर बनाती, हर बच्चे को अपना मत मानती। गांव में सन 1965 तक हर बच्चा हर औरत था। हाँ, मैं 83 में पैदा हुआ, हाँ, 90 तक भी मैंने लगभग सारे पड़ोसियों का जिसके भी घर रोटी थी रोटी खाई है। रोटी मतलब मैं चमारा की घर की जड़ के कंचे खेले आया था, और वो चमारी जो थी हिसलेरी थी, तो वो मैं नहीं, और 2-4 जो सारे बच्चे थे, सारा देख एक रोटी जो मलाई धरती शक्कर धरती अपनी खानते ठाटते। मिर्ताई बूझती क्योंकि कमांड तो मिर्ताई की थी, मेरे को माफी नहीं थी, मानना पड़ रहा था ना जी जी। तो वो बूझती कितना सारा दिन वो उड़े था के घर कंचे खेल होता रोटी। हाँ, रोटी माँ मिर्ताई ने दे दी थी उड़ा, बड़ा इधरी थी मकान, ठीक है, ठीक नॉर्मल बात है। उसने उस औरत ने हमारा जो नाता सिस्टम है वो पैरेलल बनाया है। केवल हम ही इस दुनिया में ऐसी कौम है जिनका नाता सिस्टम पैरेलल है, वर्टिकल नहीं है। थोड़ा समझाओ इस बात को। हाँ, ये मैं बताता हूँ। जैसे आंटी शब्द है, आंटी शब्द एक वर्टिकल शब्द है, यूरोपियन भाषाओं का है जी। वो आप काकी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताई के लिए कर सकते हैं, बुआ के लिए कर सकते हैं, साड़ी के लिए कर सकते हैं। हाँ, आंटी तो आंटी है, अंकल अंकल है। हाँ, वो यूनिक नहीं होती, वो किसी और को भी कहा जा सकता है। जबकि गांव में जो औरत है
उनकी एक निशानदेही है, ये मेरी चाची है, काकी है, यह मेरी ताई है। यह मेरी ताई क्यों है? क्योंकि मेरी मादिया बड़ी है। यह मेरी काकी क्यों है? क्योंकि ये मेरी मादी छोटी है। यहाँ जात का सवाल नहीं था, वो किसी भी जात की हो, वो मेरी काकी थी। किसी भी जात की हो, वो मेरी दादी थी, वो मेरी ताई थी। नाता सिस्टम। हाँ, तो इट इज़ द पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में क्या होता है कि उस समाज का जो भी बच्चा होगा वो सारे समाज का होगा। यानी जब आप बच्चे थे, मैं ग्लोबलाइजेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने पुराना लाइफ टाइम भी देख लिया, नया भी देख लिया। और मैं उसके जो पतिये केंद्र में हूँ, वो समाज जिया भी है, नए को भी जी रहा हूँ। उसमें वो जो बच्चा था, उस बच्चे को सबको पीटने का अधिकार था। उसने पीटने वाले ने बतानी पड़ा थी, जोड़ मना था तो फारिम बेटी चोर डूब गम रहे, तो कोई भी और तन फिर और नहीं मारे, कोई भी अगर मैंने कई मार ली थी तो मारे। मैं जोड़ में बढ़ रहा, एक चमार आ गया, 2 फारी का टाइम, और उसने कहा बाहर निकल, मैं इसने काट लिया मारी। आप आकड़ गए ना आंकड़िया को ना, मैंने को काट के ले आया, पर उन्होंने लगते ठाली रात पकड़ लिया। घर ले गया अपने कूड़े में बांधी। मेरा दादा चौधरी टाइप का आदमी था। कौन सा गाँव आपका? मटिंडो। आगे मेरे दादा ने बोला, ओ बूढ़े कमीन, हम ना तुम सो ये छोरा मर जाए तो तेरी बेबे का लोग रोटी खाओ। कितनी बुरी गाड़ दी। कितना अधिकार, मतलब आप ये उसका हक था, उसका हक था। और मेरे दादा का जवाब यो था, अरे बेटी चो जब मारे तो कितने का, अगर मैंने यो पीट लिया चक्का है ठीक है, ताऊ नाल ली का बकल करवा के जिद्दांगा, तो मेरा ताऊ आया, हड़ छोड़ गए और मैं संभाल दिया। और मैंने कभी नाम नहीं लिया, 2 फरी में छोड़ में जाने का। तो हमारी जो एजुकेशन थी वो बेढंग तो हो रही है। अब इसने समाज का निर्माण औरत नहीं किया है। बच्चा होता तो वह सबके घर था क्रांति, उनका कई क्रांति मारा गीत गाने हैं, बालक हो रहा है, वो 5-7 दिन 10 दिन वो गीत गाती, वो समाज का निर्माण करना है। वो अपने आस्थाओं की पूजा करती है, जैसे गेहूं से करती है, वो सदा से गेहूं से करती है, रोटी से करती है, अपने पूर्वजों की आस्था करती है, रूप के तड़े पानी से रोटी दें, नाच दें, और अपने पूर्वजों को याद करती है। इस याद करने में वो सारी पड़ोसन गिर ले जाए, तो इसका मतलब सारी पड़ोसन एक समाज है। वो अपने हस्बैंड का गांठ मार देंगी, अब कट्ठे तुम गिराया करो, अपने आप लग जाए। हाँ भाई, लुगाई इकट्ठियाँ अपने आप लग जाए। समाज के निर्माण में भी औरत का योगदान है। मैंने इस पहली किताब में ये बताया है कि हमने बार्टर सिस्टम क्यों शुरू किया, लेन देन का सिस्टम क्यों शुरू किया। जब हम बलूचिस्तान में आए तो हम यहाँ की जातियों से तो भिन्न हैं, शक्ल सूरत में भी अलग। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आप देंगे, जाट कहाँ से आए? हाँ, ओरिजिन कहाँ से है जाटों का? मूल ईरान है, मूल है उत्तरी पश्चिमी ईरान, नॉर्थ वेस्ट ईरान और साउथ ईस्ट टर्की। तो भारत में कहाँ से आए? ये दोनों केंद्र बिंदु हैं, दोनों जगह से यहाँ से आए। हाँ, भारत में। हाँ। कब आए? हाँ, ये कई दौर में आए हैं। पहला दौर तो वो है जब खेती की शुरुआत हुई है, लगभग 10,500 9,500 साल पहले। 9,500, मतलब खेती की शुरुआत यहाँ की जाटों ने की? हाँ, जाटों की है। अच्छा। ये इसमें मैंने कल ये लिखा है, इस देश को रोटी खाना, घर बनाना, सिंचाई करना, ये जाटों की देन है और कोई दावा कर नहीं सकता। कर दिया तो प्रूव नहीं कर पाएगा। प्रमाण दिया है आपने? हाँ, प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया ये प्रूफ दिया है, प्रूफ दिया, प्रूफ दिए। अब इस किताब में ये सबसे जबरदस्त चीज है, ये इसके बाद लिखी गई थी। इसी के कारण मुझे जो है ब्रेन हेमरेज हुई। अच्छा। हाँ, इसी के कारण ज्यादा सोचना पड़ा, ज्यादा यूं सोचना पड़ा कि अगर मर गया तो इसको पूरी कौन करेगा, क्योंकि ये कैपेसिटी हर एक में नहीं है। कोई फिजिक्स भी पढ़ता हो, मैथमेटिकली प्रमाण भी दे सकता हो, उसने वो जीवन जिया भी हो, 65 62 63 64 मैंने वो जीवन जिया है। ये इम्पोर्टेंट यो बनता है। इसमें एक वो प्रमाण भी देने की कोशिश आपने की है पंचायत सिस्टम के बारे में। हाँ, कंप्लीट, बहुत कंप्लीट।
क्या रहा जाटों का पंचायत सिस्टम? वो मैं बताऊंगा, पहले मैं इसको पूरी कर लेता जी। हूँ। इस समाज को जो खतरा था वो यहाँ के शिकारी मानव से खतरा था। शिकारी से। शिकारी से। शिकारी मानव यहाँ का मूल मानव है, वो दलितों में है ज़्यादातर, और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं भी, जैसे लवार है, कुम्हार है, सुनार है, मतलब उनमें भी है ये। और ये घुमंतु पशुपालक में भी है। ये सारा वर्ग किसानों के लिए खतरनाक है। खतरनाक होने का कारण क्या है कि किसान को भूमि का एक टुकड़ा चाहिए, 10 किले, 5 किले, 8 किले, वो ऐसा टुकड़ा होना चाहिए कि वहाँ उसे पानी अवेलेबल हो जाए। और फिर तो वो कुछ भी उगा देगा फिर वो उसमें। कुछ भी उगा लेगा, लेकिन उसमें आग लगाने के लिए थोड़ी सी आग की जरूरत हो, सारे पतंगा चाहिए है। हाँ, तो इन लोगों ने खेती की कीमत की जरूरत का को मतलब ही नहीं था, तो इनके लिए तो जमीन कब्जा रहे या हमारे सरकार की जगह रोक रहे हैं, तो दुश्मनाई तो स्वाभाविक। अच्छा, क्लैश हो गया। हाँ, क्लैश तो स्वाभाविक था। औरत ने उसका सोल्यूशन किया। औरत ने क्या किया, चाकू बेचने वाले से चाकू लिया, जो पत्थर का चाकू बेचा था वो भी तो शिकारिया था, पाड़ा में दिला था, और वह उस तक गेला रोड़ा राड़ा करके 1 साल की मुझे तीसता ही। दूसरे टेक्नोलॉजिस्ट उसको रोटी खाना सिखाया। हाँ, दूसरे टेक्नोलॉजिस्ट से उसने दूसरी चीज़ें ली, भिन्न भिन्न चीज़ें वो दे रखे हैं, गले की तावीज़ वगैरह, जिनको हम आभूषण बोलते हैं, ये एक्चुअली तावीज़ है। अच्छा। वो तावीज़ बनाने वाले एक्सपर्ट थे, वे ट्रेडर्स थे, उनके माल को खरीदना, उनको बाजार जाना था, उनको इस बात की आदत डालना था कि गेहूँ खा लो, तो बाजार के एक तरह से विस्तार होता चला गया। और जो कॉम्प्लेक्स, उन्होंने उनको सामान देने शुरू कर दिए, उन्होंने गेहूं देने शुरू कर और ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रेडर है, जो जिसको हम ये दस्तकार कह सकते हैं, ये जो दस्तकार है, इसने शिकारी को समझा कि भाई ये तो काम के आदमी हैं, ये तो खाने को दे हैं, बदले हमारी चीज ले, हमने धंधा मिल रहा है। तो इस तरह बार्टर सिस्टम की शुरुआत है, और ये औरत ने किया, ये आज भी औरत ही करती है। मतलब मेरा एक भी कुर्ता पजामा ऐसा ना है जो मैंने कभी खरीदा हो, मैंने आज भी खरीदना नहीं आता, खरीदता ही नहीं। और वो कई बार कह भी देती है। मैंने जब हम छोटे थे ना, हाँ, पड़ोस में ब्याह होया करता, हाँ, हाँ, तो उड़ते 10 किलो लड्डू आ जाते। हाँ, हाँ, माँ तो इतने, अरे बोली तेरा ब्याह होगा जी, पहुंचा देंगे। पहुंचा दे। और बार्टर सिस्टम इतना, मतलब एक छोरा का तो रिश्ता भी नहीं हुआ है, उसके ब्याह के हाँ, लड्डू हिसाब रखा करती है। मतलब मैं ये पॉइंट लिख रहा था कि कुम्हार जो है अपने सामान को कैसे बेचता था सिंधु सभ्यता में, तो इसके लिए इथनोग्राफी और इथनो आर्कियोलॉजिकल प्रमाण चाहिए, क्योंकि उस टाइम में नहीं, ये रिकॉर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं, और अगर किसी ने लिख दिया तो हमें सिंधु सभ्यता की भाषा का नहीं पता। जी जी जी। तो वहाँ कंपैरिजन काम करता है, उसको इथनो आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो उस इथनो आर्कियोलॉजी के लिए मुझे दूसरे प्रमाण चाहिए। ये प्रमाण नेचुरली हम तुर्की के आसपास के हैं, ईरान के आसपास के हैं, नेचुरली ये हमसे वहीं से मिलेंगे। तो बहुत बड़ा वास्ट स्टडी हुई, और ये ब्रांड है, मेरे वैसे नहीं हो रहा है, इस किताब में कर रखा है, बहुत ज़्यादा स्टडी की है। तो उसमें क्या था, उसमें लेखक बताता है कि एक कुम्हार जो है वो अपने बर्तन लाता है, और कुम्हार से किसानों का ताल्लुक केवल इतना नहीं था कि वो सामान बेचेगा, बल्कि वो समाज का हिस्सा था, उसके दुख सुख साझे थे। मेरा ध्यान आई उसी टाइम जब ये मैं पढ़ रहा था, उसी दौरान अमित की मार, अमित की मौसी दोनों बात कर रहे थे। मारे गराड़ी कहने लगी बेबे हमारी टाइम के लिया तो नहीं तो दिवाली पर, ये फासली दिवाली की बात है। मेरी साड़ी में कहा बेबे वो तुम कुछ ना दिया, अरे वो मैं देती भी को, क्यों बेबे मजदूर है, इतना चाहिए देना था बेबे, मजदूर है, जब बतना दिया, छोरी का ब्याह होगा और हमारे कुम्हार का है ब्याह, तो मेरी 14 दुकान से, हर दुकान का किराया 15,000-20,000 रुपये है, मेरे लिए ये एक मामूली बात है। बेबे मैं कुम्हार की छोरी का ब्याह करूँ। अच्छा, ब्याह करूँ, क्या करूँ? अगले आई थी के गए, अभी जब बरोली लाई थी, वह मंगोई लाई थी, वो बताती गई।
अब मैंने इशारा है भी करा था बेबे चुप कर करेगी छोरी का विवाह होगा के जुगाड़ कर रही है। उसने बताया बेबे, फिर मैंने घर वाले को भी ऐसा उठा। आप सुन रहे सारी बात? मैं सुन रहा, क्योंकि मेरा उस पढ़ाई से मैंने इतना आर्कोलॉजिकल प्रूफ चाहिए मुझे, वो अच्छा, अल्टीमेटली मिल रहा है। कंक्लूजन क्या निकला उनका? हाँ, कंक्लूजन ये निकला कि एक बहुत गुड सामाजिक रिश्ता है औरत का दस्तकारों से। दस्तकारों दस्तकारों से वो अगर तगड़ी नाड़ी भी होगी तो उससे भी ताल्लुक से उसका। और पहले तो ये बदने वो भी बनाया कर दी, धर्मबाण भी बन जाया करती। हाँ को मतलब लवार न को दुख ना हो जाए, इस बात का वो ध्यान रखा थी। लवार भी इस बात का ध्यान रखा था कि ये हमारे किसान है और किसी के ना, और किसी वो भी रखा करता ध्यान। और कुमार भी इस बात का ध्यान रखा था, चमार भी रखा करता है कि हमारे किसान है भाई। पर ये सामाजिक व्यवस्था ये तो अब तो ध्वस्त हो गई है। हाँ, नहीं अब ध्वस्त होगी, वो ना तो राइटर का खोट है, हाँ, वो आपका ना उन लोगों का खोट आप है। तो पीछे क्या बता रहे हैं? पीछे का ले रहा, और मैं ये याद दिला रहा हूँ कि हमारी ये व्यवस्था थी, जिंदा रहोगे तो इसी से रहोगे, अदरवाइज तो दुश्मन बनाए दी तुम 35 एक मारे हो, सब दुश्मन बना दी तुम। और दुश्मन बनाने का कारण ये है तुम खुद को भूल रहे हो, दूसरा का इतना कोटना है। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है तब? मेरी एजुकेशन जो है वो फार्मेसी की है। मेरी एजुकेशन का, मेरी पढ़ाई। नौकरी आपने कभी की? मैं नौकरी नहीं की। नौकरी में ना करी, फार्मेसी में 240 रुपये मिल जाते। मेरा पहले महीने का ट्यूशन 1800 रुपये है और बाद में तो जाकर के मेरा 25,000 के करीब ट्यूशन था। अच्छा, जाट किसानों का गणतंत्र था? हाँ, जाट किसानों का गणतंत्र, पूरी व्याख्या दे रखी। अच्छा, और मैं पहली बार मैं ये बता रहा हूँ, मुझे खुद भी हैरानी हुई कि इन दूसरे लेखकों ने क्यों नहीं बताया। ब्रिटिश ने इसको कानूनी संवैधानिक मान्यता दे रखी है। 1872 में अंग्रेज सरकार ने पंजाब के अंदर इस विधान को, पंचायती सिस्टम को बाकायदा कानूनी रूप से मान्यता दे रखी है कि ये इनका संविधान है और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास है। हाँ। और भारत के एक जज ने एक बार कहा था कि आप हमें प्रमाण दो खाप पंचायतों के, हम मान लेंगे इसको। तो ये खाप आड़े की न कोई नहीं लिस्ट है, मेरी किताब तो तक आई नहीं थी, मेरी तो किताब बाद में आई है, ये स्टडी के बाद आई है। और उसमें इसमें ये प्रमाण दिया आपने? हाँ, दे रखा है, कंप्लीट दे रखा है, बाकायदा टाइम। अच्छा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने इसमें ये था कि सिंधु और जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका आप कहते हो कि पतन नहीं हुआ कोई। हाँ, उसका देहातीकरण हो गया। ये इस बात को थोड़ा समझाओ। इसको मैं समझा देता हूँ, ये है भी समझाने की, क्योंकि किताब जो है इसमें दो नाम आ रहे, 2-3 नए हैं। एक तो गणतंत्रवादी थे ये किसान, हाँ जी, ये उन्हें व्याख्या करनी पड़ेगी, अदरवाइज काम का बकवास करो। और सिंधु सभ्यता का देहातीकरण, इस पर मैं जरह कर सकता था, करने के लिए ये लिखा था। अच्छा। लेकिन किसी ने मेरी जरह को इनवाइट नहीं किया, पूछा ही नहीं कि क्यों लिखा है। हाँ, क्यों लिखा है। अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये लिखा है कि भाई शायद आर्यंस ने हमला किया और इसका पतन किया। आर्यंस ने सिंधु सभ्यता पे हमला किया। एक तो ये जो पहली व्याख्या है, जो सच नहीं है। नहीं, वो तो नजदीक भी नहीं है, आर्यंस तो बाद के हैं, और ये हैं भी ना भी हैं, वो तो उन्होंने प्रूव भी करना है। अच्छा, ये भी नहीं प्रूव? ये नहीं, ये कोई प्रूव नहीं है। सिर्फ ऐसा कहने से कोई आर्यन थोड़ा हो जाता है, ऐसा कहने से कोई जाट थोड़ा हो जाता है कि मैं जाट हूँ। व्हाट आर द क्वालिटीज? क्या क्वालिटी है वैसे तब जाट की? हम केवल खेती के मास्टर, गांव के पंचायत सिस्टम के मास्टर, हम एक स्थायी व्यवस्था देते रहे और हमारा कोई दुश्मन भी ना रहा, और दुश्मन हमने ही नहीं रहने दिया, हमारी औरतों ने नहीं रहने दिया, उनसे हमारे ताल्लुक रहे। वो हमारी फाड़ी ठीक कर देते था, अगले दिन खेत बा देते, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं था। आश्रित थे। हाँ, और हमारे बिना उनका गुजारा नहीं था। हमने एक अलग समाज का निर्माण किया कि और मैंने लिखना है, ये तो सच्चाई है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि भाई कोई
मौसम का बदलाव हुआ और ये सभ्यता खत्म हो गई। खत्म हो गया। किसी ने कहा कि सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के अंदर बाढ़ आई उससे खत्म हो और गया। उस तो मोहनजोदड़ो खत्म हो गया। मैंने बारी बारी जवाब दे रखा है। मैं मान लेता हूँ कि सिंधु सभ्यता में बाढ़ आई होगी, नदी पास में थी, आई होगी, लेकिन हरियाणा की शहर कैसे खत्म हो गई? वहाँ तो कोई सिंधु सभ्यता नहीं है। बलूचिस्तान की कैसे खत्म हो गई? वहाँ तो कोई सभ्यता नहीं है। अगर आप सारे नक्शे को देखेंगे तो पाकिस्तानी पंजाब में शहर ही नहीं है, 2-3 जगह को छोड़कर। वहाँ बस भी नहीं सकते थे शहर। पंजाब के अंदर पानी, नदियों का गति बहुत तेज थी। ढाल बहुत ज़्यादा है और वहाँ हो ही नहीं सकती खेती। ये तो तब हुई है संभव जब लोहे के औजार आए। आपने जब उसको कंट्रोल किया गति को। हाँ। अच्छा, इसका कौन जवाब देगा? ये तो दे दिया कि भाई वो सिंधु नदी ने बाढ़ से वो शहर डुबो दिए, लेकिन इन बाकी शहरों को खत्म होने का कारण कौन देगा? जो ये हरियाणा में कई राखी गढ़ी है, यहाँ कोई नदी थोड़ी है। लोथल, हाँ। यहाँ वहाँ बहुत छोटी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ हैं इसके आसपास। तो इसका जवाब नहीं देते ये लोग, इसलिए मैं तो इसे सत्य नहीं मानता। कोई सत्य मानता है तो उसने बताना चाहिए, मैं उसको चैलेंज नहीं करता। उसने बताना चाहिए ताकि मैं सुधार कर लूँ। वातावरण का जो दोष है, वातावरण में मैंने ये कहा है कि अगर बलूचिस्तान से एक आदमी पैदल चलता है तो उसे जितना टाइम दिल्ली पहुंचने में लगेगा इतना ही हमेशा भी तम पहुंचने में लगेगा। दोनों बराबर दूरी है। सुमेर सभ्यता के अंदर अगर कोई मौसम में बदलाव होता तो दर्ज होता, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड दर्ज होते थे और वो भाषा पढ़ी जा सकती है। उसमें कोई बदलाव नहीं है, मैंने ग्राफ भी दे रखा है। अच्छा। उसमें ये बदलाव कभी आया ही नहीं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इंडियन स्कॉलर को यही नहीं पता कि सुमेरियन सभ्यता के अंदर पानी का सिस्टम अलग है, सिंधु सभ्यता में अलग है। वहाँ पानी का सिस्टम ये है कि बाढ़ अप्रैल में खत्म हो जाती है, जबकि गेहूँ हुआ है नवंबर में जाकर, दिसंबर में जाकर के, नवंबर में हो जाता है वैसे शुरू। पानी तब चाहिए बोने के लिए, उस टाइम अवेलेबल ही नहीं हुआ पानी। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जो पानी की नदियाँ हैं वो टर्की से पानी आता है, वहाँ वो बर्फ़ पिघलती है और वो थोड़ा थोड़ा करके पानी आता है, और उसको जो इंजीनियर है उसने बांध बना करके मोड़ दिया उस पानी को खेत की तरफ, नहर बना दी उसकी। सिंचाई प्रणाली से खेती होती है वहाँ पर। ये कभी बदलाव हुआ ही नहीं, कभी भी चलता नहीं। आज भी सिंचाई से। हाँ, इसमें कभी बदलाव आया ही नहीं। हमने कभी सिंचाई से खेती नहीं की। अच्छा। हमने बरानी खेती की है, वो भी मैं समझाऊंगा आपको, इसमें देर है। बरानी जो खेती है, बरानी खेती बरसात पर निर्भर करती है या बाढ़ पर निर्भर करती है। हाँ, जो नदी के किनारे वाले हैं वो बाढ़ का इंतजार करते हैं। हाँ, भाई पानी ओवरफ्लो होगा, फर्टाइल भूमि आएगी, या बरसात पर। हमारे जैसे मारेटिब्बा में तो है ही बरानी खेती। अब मैं बरानी शब्द समझाता हूँ। इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल वर्ड। अच्छा। ये एक तरह से इस किताब में मैंने जो नॉस्टेटिक शब्द दे रखे हैं वो एक तरह से ज्ञान है हमारे कल्चर की। बरानी शब्द आपको हर कहीं मिलेगा, राजस्थान में जाओ वहाँ मिलेगा, पंजाब में जाओ वहाँ मिलेगा, पूरे भारत में मिलेगा कहीं भी है। जाटों में मिलेगा। अच्छा। क्योंकि बाकी कौम बरानी खेती नहीं करती, हम करते हैं। तो ये नॉस्टेटिक भाषा का शब्द है। वो शब्द का नंबर दे रखा है मैंने इसमें। 2 नॉस्टेटिक डिक्शनरी है दुनिया के अंदर, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है और एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जो दिमागी वजह से मैं इस टाइम भूल गया, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ। अमेरिकन जो यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है वो डॉक्टर बॉम्बहार्ड है, उसने वो डिक्शनरी लिखी। जिसने आपको भेजी हो, आपने कोई मेल की थी एक? वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है। उसका जो लेखक है वो एक रूसी है, लेकिन कैम्ब्रिज में वो पढ़ाता है।
तो उन दोनों में ये शब्द है बरानी। इसको कंफर्म मैंने किया है दो जगह से। एक तो इजराइल की जो यूनिवर्सिटी है, ये भी मैं दिमाग से कोई बात नहीं, वो आप इसमें दे रखा है, ऑपरेशन हो रहा है वो तो- भी दे रखा है। उसने वेरीफाई कर रखा है कि ये शब्द हमारी जो यहूदी जो धर्म है उसमें है ये शब्द बरानी। चौथा प्रूफ दे रखा मैंने इथनो आर्कियोलॉजिकल, ये हमारे अंदर आज भी है सब। क्या? ये जो शब्द है बरानी, ये हमारे अंदर आज भी है, हर जाट समझता है इसको। है। हाँ, आज भी, आज की तक में भी आप गांव में जाकर के किसी आदमी से पूछो जो खेती करता है, अबे बरानी खेती करी है तो ना, वो अपने पता होगा काम हमने करी है बरानी है, ये ट्यूबला तो पहले हम बरानी ना कराते। तो ये इतना आर्कियोलॉजिकल शब्द है, ये शब्द जिंदा है जिंदा हमारा। है। तो जी सीधा सरल शब्दों में मुझे बताओ पंचायत सिस्टम के बारे में। पंचायत सिस्टम ये एक्चुअली सोशो इको सिस्टम है। इसमें दोनों फंक्शन साथ काम करते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो आर्थिक कारणों से हुई है। बरानी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पानी का कंट्रोल करना पड़ता है, बाढ़ के पानी को मोड़ना भी पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा आदमी चाहिए। वो ज़्यादा आदमी बैठ करके, वे लोग इंजीनियर तो थे नहीं, लेकिन बैठ करके वो एक योजना बनाते थे कि पानी ने मोड़ा क्यों। उस टाइम फाड़ी नहीं थी, तो उस पानी को मोड़ने के लिए वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते, तो नेचुरली वो ज़्यादा आदमियों की टेक्नोलॉजी थी, रात तक लगाते। उसके लिए एक व्यवस्था की जरूरत है, वो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है ये हमारे मतलब की नहीं है। इसको ये तो क्या मैं अच्छा, जैसे मेरी एक दिन ड्यूटी लगी थी खेत खाड़ संवारने की, हाँ। इकट्ठा से, हाँ। तो डेमोक्रेटिक वो पार्टी सिस्टम था वो। अच्छा, डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये। अच्छा। और क्योंकि उसमें- भाई जा रहा था मेरी हाँ, लादी। उसमें एक भावना आती है हमेशा, अगर आप ढंग से नहीं खोदोगे तो कोई भी बुढ़ा आगा आपने धमका देगा, न्यो खोद जा रहे आ गया पेंट पहन के, न्यो खोद जा रहे मैं बताऊंगा। तो वो एक निर्देश होता है। ये था, इसी ने पंचायत सिस्टम को हाँ, मजबूत किया है। वो एक निर्देश होता था और आपका फर्ज क्या था कि ये मेरे जब बुजुर्ग है, मेरे को ये काम की बात बताओ है, यानी आपने उसको सम्मान दिया। ये दोनों जो बातें कोऑपरेट करती है, दोनों मिलकर के पंचायत बनाती है। तो वे बरानी सिस्टम जो है वो लोगों पर निर्भर करता है। लोगों का जोड़ जो करती है वो औरत करती है। वो अपनी आस्थाओं को, व्यवस्थाओं को, अपनी पूजा को, उनके विचारों को पुरुष वर्ग की तरफ धकेल दिया है कि भाई हम कट्ठे रहा, तुम भी ना दाने के ऊपर खाएंगे, न तो गीवान के ऊपर भराएंगे। और कोई साधन था नहीं हमारे द्वारा, कोई ट्यूब नहीं था, कोई फाड़ी नहीं थी, तो हम इकट्ठे रह करने इस काम को करते रहे। ये आगे आगे चलती गई और ये हमारी एक सोच बनती गई। ये एक सामाजिक सिस्टम भी है जो बचाव करता है। भाई ठीक है, हमारा ताल्लुक है हरिजनों से, बैकवर्ड से, एक ताल्लुक था हमारा, लैंड देन का ताल्लुक था, पर फिर भी कोई धमका ना करे तो मर गया, तो हमने इकट्ठा होकर जवाब देना पड़ता है। उसके लिए पंचायत सिस्टम बनाया गया। उसके लिए पता है, ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम। पर पंचायत सिस्टम में तो हर कोई अपनी बात रख सकता हर था कोई ना? रख सकता है, कोई नहीं रुकता, वहाँ उसे परमिशन होता है। उसके बाद भी कोई नहीं कहेगा हम तो ना वर्षण देता हूँ, तो उन्हें पीटन का भी जो। पंचायत सिस्टम के अंदर कोई डिक्टेटर नहीं होता और हर किसी को सम्मान मिलता है। या मैंने महाभारत का उदाहरण दे रखा है, महाभारत को पता है इस सिस्टम का, उसके लेखक को, लेकिन आर्यंस लोग इसे पसंद नहीं करते, हम करते हैं। लेकिन महाभारत के लेखक जाट आर्यन नहीं थे, कई लोग दे आर नॉट आर्यंस, दे आर नॉट, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात कहेगा भी तो ही हैव टू डिफाइन इट व्हाट वर दी वो वर दी आर्यंस, प्रूव नहीं कर पाएगा। मैं परसों मेरे पास दो आदमी आए हुए थे, एक बढ़िया था उनमें और उसका पढ़ाने से ही ताल्लुक था।
वो ज़्यादा संस्कृत बोलता था। तो उसने कहा कि मुझे एक बात का दुख है, किताब मैंने ये पढ़ रखी है, ले तुम अपने लिए जा रहा हूँ, ये किताब होनी जरूरी है। अब ये 8 किताब लेके दोनों मिला कर गए। अच्छा। फोन करते रहे, वो मेरी ले ले, मेरी भी ले ले, मेरी भी ले ले, आप गए हो, मेरे से जाया नहीं हाँ, जाए। सारे लिया। हाँ, वे 8 किताबें ले गए। तो उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या जाट आर्यंस है? मैं कहने लगा मैंने तो कोई इस्तेमाल नहीं किया। आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बताइए कैसे जाट आर्यन कैसे है, ये आपने बताना पड़ेगा। मेरे को तो पता नहीं। अब उसे दिक्कत होगी, वो अब बता नहीं पाएगा। हाँ, मैंने उसको कहा भाई ऋग्वेद की जो स्टडी है वो मेरी बहुत साउंड है, मैंने इसको 27-28 बार पढ़ रखा है, लेकिन मेरी एक किताब में भी इसका जिक्र नहीं है कभी। अच्छा। हाँ, ऋग्वेद का जो देवता है, भारत में आने से पहले अग्नि था इनका देवता। आर्यों। अग्नि। भारत में इन्होंने देवता को बदल लिया और आर्यों की बात कर रहे हो ना? हाँ, इंद्र हो गया। हाँ। अब ऋग्वेद में एक देवता है इंद्र, महाभारत में एक देवता है कृष्ण, रामायण में एक देवता है राम। इनका हर वक्त एक ही देवता है। इसका मतलब देवर नॉट डेमोक्रेटिक पीपल, देवर ऑटोक्रेटिक पीपल, राजतंत्रवादी लोग हैं। और राजतंत्रवादी लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि हम तो खेती करने वाले लोग हैं और बगैर सहयोग के खेती नहीं हो सकती। यो राजा का राज थोड़ा है खेती करना, वो एक घर मार लिया और उनका खा लिया। उसने 6 महीने तक बाढ़ती घनी पड़ा है खेती की। जब वह पकेगी, जब वह काटेंगे, फिर सटोर करी जाएगी और फिर हम उसने सारे साल खाएंगे। तो हमारा एक नेचर भी है, अगर हम कोई आंदोलन करेंगे, और आंदोलन में देखा भी वहाँ होगा आपने, हमने 7-8 महीने तक, 10-12 महीने तक बाट देखी सरकार हमारी बात सुन रही। सरकार पर एकदम प्रेशर नहीं बनाया, हम शायद तब झुका सकते हैं सरकार को, इतनी ताकत है हमारी, लेकिन हमने सरकार पर ताकत नहीं दिखाई। इंतजार किया कि हमारी सरकार इसे हल कर दे। इन मत चले बेटी, ना मुन्ना बेटी ना मत चले, ना सोचेगा जी। तो हम जब चाहें हम सरकार को, जब इस देश का नाश करना हो तो होगा तब करेंगे हम ही, और किसी की इस देश में हिम्मत भी नहीं है। लेकिन हमने करना ही नहीं है। हम चाहे हम बस जाए, ये भी बस जाए, हम भी बस जाए, हमने ऐसा कोई वो नहीं है। अब हम लोकतंत्रवादी लोग हैं, आप इंक्लूडिंग यू, आप राजतंत्रवादी लोग हैं। हमारे आपके बीच में बहुत बड़े फासले हैं, लेकिन फासले को हम दुश्मनाई नहीं बदलते। ये हरिजन और बैकवर्ड है, ये भी राजतंत्रवादी लोग हैं। सबसे पहले ये स्वीकार करेंगे आप। इंद्र नगाड़ भी देंगे, न भी कहेंगे ऋग्वेद बहुत बड़ी किताब है। मैं इसको पढ़ा हुआ हूँ, प्रशंसा नहीं करता मैं कभी नहीं किया ऋग्वेद की। हाँ, एट एनी रेट। और अगर किसी स्कॉलर ने कोशिश की मेरे को इस बिंदु पर लाने की, तो मैं बहुत आराम से जवाब देता हूँ, मैं खेती करने वाला को यहाँ पैदा हुआ, इनका कोई लेखक नहीं था। मैंने अथक मेहनत करके एक लाइन तो बताई, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगला आप आगे रिसर्च कर लो। अगला इतिहास की तो खूबसूरती ये था वो, जिसको लगता हो कि इतिहास में ये भाई सही नहीं लिखेगी, तू लिख दे भाई, वो लिख दे भाई। तो ये तो ऐसा है, मतलब ये तो बहुत ही खूबसूरती है इतिहास की कि भाई लिखो, तुम तो कितना ही लिख लो। लिख लो। इसमें एक जगह मैंने लिखा है कि इतिहास है क्या, इतिहासकार है क्या। उसमें मैंने अपना उदाहरण दिया है कि इतिहासकार केवल पिछले लेखकों की छोड़ी हुई बातों को कंप्लीट करता है। यही उसकी खूबसूरती। टकराव नहीं है कहीं पर भी, मेरा टकराव किसी से नहीं है। कोई किसी बालक ने कह भी दिया, आपने यूं क्यों नहीं लिखा, रहा मैं इतिहासकार ना था मेरा, तो इतिहासकार मानने क्यों बना, मैं पढ़े को न रहा। तो वो कौन सी बात थी जो आप पूछ रहे थे? पंजाब का। हाँ,
सवाल ये है कि ये आपने बुक पंजाब का बंटवारा मैंने पढ़ ली वो, ये आपने बुक पढ़ रखी है। मैं तो आपके मुंह से जो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। हाँ, इसलिए जो है आप एक आइडिया बना पाए इसमें, जो लेखक चाहता था उस मकसद तक आप पहुंच गए। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी नेक्स्ट बुक अगर मैं जिंदा रहा तो इसी पर होगी। बंटवारे पे आई, नहीं, बंटवारे पर नहीं होगी। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान। आइडेंटिटी। खुद पाकिस्तान में कोई किताब नहीं है ऐसी। हाँ, इट इज वेरी बिग क्वेश्चन। एक्चुअली पाकिस्तान आज तक स्थापित नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि पाकिस्तान के लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता है, की पहचान नहीं है। पाकिस्तान में एक हैरानी की बात है, आप किसी गांव में गए, लोग आपका स्वागत करेंगे, आपका कोई धर्म हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से आया, कहीं से भी आया हुआ, और हरियाणा से आया तो बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि ये कौन है, ये नहीं कहेंगे ये पाकिस्तानी है, ये नहीं कहेंगे ये लाहौर दूरी से आया है। हाँ, इसका मतलब देयर इज ए फ्रैक्शन ऑफ आइडेंटिटी इन द पाकिस्तानी पीपल। वो एक दूसरे को अपना मानते ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? इट इज द डीप क्वेश्चन। आई वांट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इसीलिए मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा। अच्छा ताऊ जी, ये सवाल तो हमारे हरियाणा में भी है। हाँ। हरियाणा के लोग भी अरोड़ा खत्री को अपना नहीं मानते ना, को ना मानते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अगर जोर देते आप तो आप मेरे से सवाल नहीं करते। मैं अगर हिंदुओं के बारे में ऐसा लिखूंगा तो हिंदुओं का 95% लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, साइकोलॉजिकल खेल कर दिया। वह पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है, हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जब उसको पढ़ेगा तो अल्टीमेटली हिंदुस्तान को निकल, अल्टीमेटली हिंदुस्तानियों में ये कमी है। मतलब आप इधर भी लाओगे उसको खींच के? अपने आप ही आ जाएगी, पाठक रहेगा, मैं नाम ना लो। क्योंकि मेरे मन में तो इसलिए सर, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरे तो मतलब शक करना मतलब एक पत्रकार और एक ये जो मजाक करते हैं, जैसे प्रताप भाई है, प्रताप फौजदार। हाँ हाँ, आप पहले इनको हसोड़ के आते गाँव में। हाँ, ये वो हसोड़ आदमी। हाँ, ये लोग एक तरह के दार्शनिक भी होया करते, पत्रकार भी। उसके मन में अगर सवालों का अंबार नहीं उठता होगा, तूफान नहीं उठता होगा, वो पत्रकार बने नहीं सकता। और एक हंसोड़ आदमी जो लोगों को हंसाता है वास्तविकताओं पर, वो एक दार्शनिक भी होता है। वो उसके सारे दर्शन शास्त्र को समझता है, ये लोग कैसे। एक बार प्रताप को मैं कहने लगा, भाई तुमने गणेश दिन हो लिया प्रताप भाई, और त्रिवा भी याद करे तेरी कब मारा गाँ तो लगी गणा है, आर्या साग बनावेंगे। बोला भाई मैं जरूर आऊँगा, मैं फंस रहा हूँ, मेरा ये मिनिस्टर बहन तो बुला ले हैं, डरता न जाना पड़ा कि बोला ये कर देंगे तारी गिला। ये उसका मजाक करने की शैली है। और तुम भाई एक काम करिए कृष्ण, तो मेरा बड़ा भाई है, मेरी तरफ से मेरे भाभी के पाँव पकड़ लीजिए और मेरे यानी इसमें साइकोलॉजी का इस्तेमाल है। अपनी भाभी के प्रति उसने अपनी आस्था जताई, खराब के पाँव पकड़वा हुआ है। तो ये लोग कुछ थिंकर टाइप के लोग होते हैं, मजाक में बहुत गहरी बात कह जाते हैं। अरे तो थोड़े में बताना चाहो तो पंजाब का जो बंटवारा था वो क्यों हुआ? हाँ, ये 3 लोगों ने किया। उसमें ब्रिटिश कैपिटलिस्ट है जो चाहता था कि तो हम जाएंगे, लेकिन हमारा मुनाफा कैसे आएगा अगर भारत पाकिस्तान अलग अलग ना हुए, तो इनमें टकराव होगा तो दो ठपाओगे तरह मार देते। अगर ये नारे नारे हो जाए तो मुसलमान उद्योगपति अपना चला लेगा, हिंदू अपना चला लेगा, और दोनों मारे निर्भर मुनाफा दोनों देंगे। एक तो ये। दूसरा कारण ये है कि अगर आप इसको पढ़ें व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, तो इसके 2 लेवल हैं, एक 1900 पहले का, एक 1940 के बाद का। ये ग्लोबलाइजेशन दौर-ए-शिदार है, पन्नापन है इसमें। इसको जो मानता है वो अपने को तरक्की पसंद करता है, जो इसको
नहीं मानना का उसने ये लोग बेवकूफ कर आज भी कहते हैं, देहाती लोगों को आज भी बेवकूफ़ी कहते कहते हैं लोग। तो ब्रिटिश जो औद्योगिक क्रांति थी ये उसी की देन है। राजतंत्रवाद नए ढंग का भी उन्हीं की देन है, जिसे लोकतंत्र बोलते हैं। लोगों को मानसिक रूप से कुंठित करके उनकी कल्चर है उसको हाईजैक करना और अपनी कल्चर अपना मार देना। इट इज द ग्लोबलाइजेशन। तो अपने मार की चिंता में 1947 के बाद यूरोपियन कंपनी कैसे चलेगी, इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक शब्द बताऊंगा मैं, आप सारे ड्रामे को समझ जाएंगे। यूरोपियन लोग ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट है। अच्छा। ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंटिस्ट है। प्रोटेस्टेंट धर्म वो होता है जो आर्थिक प्रगति को ही उन्नति मानता है और उसी का सम्मान करता है। बिल्कुल, उनका पूरा जो सिस्टम है अर्थ पे चलता है। अर्थ पर चलता है। और गरीब आदमी की कोई भी वैल्यू नहीं, चाहे ना कोई वैल्यू। हाँ, कोई भी वैल्यू नहीं। वहाँ कास्ट सिस्टम है ही नहीं, वहाँ तो अब पैसा सिस्टम है। जिसके पास पैसा वो समृद्ध है, जिसके पास नहीं है वो तो मजदूर है। मैंने ये सोचा कि तू इतनी बड़ी क्रिटिसिज्म करने जा रहा है और तो कभी इंग्लैंड भी गया, और इंग्लैंड में जो हाल में लड़के रहते होंगे उनसे मैं संपर्क भी करूंगा और मेरे सवाल को ही नहीं समझ पाएंगे। तो उस दौर में अगर कोई औरत भारत की हो, पुरुष नहीं औरत, मतलब समाज की सबसे बड़ी क्रिटिसाइजर औरत होती है, तो कितने बड़ी हालत पे पैर का चलेगा, कितने भी नुक्स काट देगी। त्री साड़ी ने जरूर कहना आगे केवड़ा कितने ठाक ले रहा। दे आर द बेस्ट क्रिटिसाइजर। अगर कोई लेखक हो और उसकी किताब मुझे मिल जाए तो उससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि इनकी जो व्यवस्था है जो वर्गवाद पर आधारित है वो हमारी जातिवाद से कैसे अच्छी है, उसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। तो वे मुझे कई लेखक मिल गई जो थी तो बंगाल की, लेकिन मैंने उसको स्टडी किया और ये पाया कि ये तो अत्यंत दर्दनाक व्यवस्था है। इसमें तो जो धनी लोग हैं वो गरीब आदमी को अगर कुछ देता है तो इस भावना से देता है कि पड़े रहेगा ससुरा खाए पी खा लेगा, दया भाव। हाँ, उसमें दया नहीं है। तो इस सिस्टम से जो वहाँ अर्थव्यवस्था बनती है वो बेहद स्वार्थ पर आधार। ईस्ट इंडिया कंपनी लगा हुई बेची। अच्छा। हाँ, धंधा था नहीं, कहीं कुछ बेचाती कहीं कुछ बेचते। यूरोप की सारी कंपनी लोग यहाँ धंधा कर आती। अच्छा। हाँ, कैरेबियन सागर के आसपास की लवाई ठाणी ये गोरी होंगे, उनको इंग्लैंड बेचना। जो अफ्रीकन जो औरतें हैं उनको अमेरिका। अपने आदमी भी तो ठट्ठा के ले गए थे वो कहीं कहीं जो मजबूत आदमी थे। हाँ, वो भी तो ठा के ले गए थे कहीं कहीं, बसाई है उन्होंने। हाँ, हमको बसा गया है, जड़ा एक बवाना था वो ले गए हम। हाँ, अफ्रीकन औरतों को भी ले गए, वे सस्ती मजदूरी पर मिलती है। फिर पंजाब में तो जो छोटराम थे ना, हाँ, यूनियनिस्ट पार्टी की वजह से थोड़ा उन्होंने यार रणनीति बदली थी पंजाब में। तो पंजाब में जो मैंने इसी किताब में डाटा पढ़े हैं। हाँ, अब आज़ादी तक तो मतलब वहाँ पे ना हिंदू महासभा थी ना कांग्रेस थी, कोई भी तो नहीं था। इनकी शहरों में एक दो दो सीट आया करती कोई, बस इनको मान्यता ही कुछ ना थी। तो ये तो पंजाब का बंटवारा, इसी बिहार पे तो आपने कहा कि ये बंटवारा पंजाब का था। ये पंजाब का बंटवारा था, पंजाब के लोगों द्वारा करवाया गया, कैपिटलिस्टों का काम था। कैपिटलिस्टों का। और देहाती इंक्लूड नहीं थे इसमें? नहीं, देहाती को तो पता ही नहीं था। मैंने खुद भी सर्वे किए हैं। यहाँ एक मास्टर हुड्डा हुआ करता, ये पड़ोस में था, अब गुजर गए, मेरे से 20 साल बड़े थे। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या आप जब पढ़ते थे तो आपने कभी जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना था? अगर हमने ना सुना। मेरी दादी से मैं पूछा था। हाँ, मैं दादी आपने गांधी का नाम सुना? बोली भाई वो कौन था? तो हम तो पढ़ते थे जी जब। हाँ। जी नेहरू का नाम सुना? हाँ। बोले ना भाई नहीं सुना। हाँ। मैंने कहा जी आपने भगत सिंह? हाँ भाई। हाँ। सुना। हाँ। चोई छोटूराम का नाम? फ्रिक्वेंसी मिल गई ना। हाँ। चोई छोटूराम का नाम? हाँ भाई सुना। फ्रिक्वेंसी मिल गई। इवन मेरी दादी अनपढ़ होते हुए सर फजले हुसैन का नाम भी सुना था। फ्रिक्वेंसी मिलती है ना, जबकि हमारा तो बिल्कुल दूर इलाका है।
एक फिजिक्स में एक सिद्धांत होता है कि अगर सेना किसी पुल को पार करती हो तो सेना का जनरल उसको ये कहता है कि भाई तुम लेफ्ट राइट करके मत चलना, अब आराम से चलना, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी मिल गई पड़ते उनके बूटों की पड़ने पड़ेगा। ये सिद्धांत है फिजिक्स का। मेरे दादा मुझे बताते थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने मुझे बचपन में ये बात बताई। तो इन हमारे बुजुर्गों को किसका पता था, ये उनके लिए जरूरी था। जिसका उन्हें पता नहीं था वो उनके काम के ही ना थे, जो उनके काम के नहीं थे उन्होंने तो मरवाए हम, उन्होंने तो तोड़े हम। अच्छा, यहाँ से गए वो किसान थे, यहाँ से माइग्रेशन सभी नहीं गए, सभी किसान नहीं थे। अच्छा, जो किसानों का, जाटों का जो बड़ा हिस्सा है वो तो गया है, वो गया नहीं। हाँ, राजपूत तो गए, राजपूत ज्यादा गए। हाँ, और हरिजन और बैकवर्ड ज्यादा गए। असल में तो जो ट्रांसपोर्ट, और वहां से जो आए वो लोग ये तो व्यापारी हैं, सब व्यापारी थे, ये सारे व्यापारी, अरोड़ा खत्री। इसीलिए शायद आपका देहाती समाज उनको स्वीकार नहीं करता। हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। ये अब भी ये खुद भी बता देंगे ये बात। आप कहीं भी पंजाबी की कॉलोनी में चले जाओ, किसी भी शहर में इकट्ठे मिलेंगे। इनको पता है कि थारा डिमांड मांगा जाएगा, कद मांगा जाएगा, ये वो बताओगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल, बोलो। आप साड़ी से इतना क्यों डरते हो? नहीं, ये एक रिलेशन है, हाँ? एक ऐसा रिलेशन है जो पुरुष को झुकाता है। अच्छा, पुरुष इस रिलेशन का सम्मान करता है। साड़ी कुछ भी कर दो, हाँ, मतलब स्वीकार है, स्वीकार है वो। ज्यादातर तो बेइज्जती करती है। हाँ, बेइज्जती करा है। ये बार बेरा लेना आई थी मेरा, बोले मास्टर जी इसने बचा दिया तो ये गेला थोड़ा थोड़ा बोलने जा है, तो घर का काम कर लिया अगर इन किताबा ने फूकी फोड़ने, सब तो बड़ी चढ़ी इन किताबा थे है। जबकि ये किताब अगर मैं नहीं लिखता तो बहुत सारे सवाल बाकी रहे। अच्छा, तब अब काम की बात बता देता हूँ मैं, क्योंकि अब है ना आपका जब इंटरव्यू चलेगा ना बहुत सारे फोन आएंगे। तो अगर आपकी ये किताब लेनी हो तो कैसे संपर्क करें आपसे? नहीं, अब ये जो किताब लेनी हो इनमें से ये तो फ्लिपकार्ट बेचती है इसको तो। अच्छा, ये तो फ्लिपकार्ट पे है भाई, ये किताब फ्लिपकार्ट किताब का नाम लिख देगा, राइटर का नाम लिख देगा। ठीक है। ये जो किताबें हैं दोनों, इसकी 6-7 कॉपी बच रही है बस। और इसकी कोई कॉपी नहीं बच रही। ये तो रिकॉर्ड बुक में इसकी नहीं है। हाँ। अच्छा, ये 7,500 किताब बिक चुकी है। और ये आउट ऑफ प्रिंट है। तो ये इनका प्रिंट निकलवाओ आप। नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, ये किताब आने के बाद इसकी जरूरत नहीं, एक्सपेंशन है। हाँ, ये 2 किताबें, ये जो 2 किताब है ये मिल जाएंगी। कब मिलेंगी कि उनको आप मेरा फ़ोन नंबर दे दें, मैं उनको अकाउंट नंबर दे दूंगा। लेकिन जिस टाइम 50 किताब के एडवांस ऑर्डर हो तब छपवाओगे आप? तब वहाँ, क्योंकि मेरा एक डर है ना, अगर मान लिया मैं 100 किताब छपवा भी दूँ, वो घर मैं मर जा तो ये तो बेच ना सकते। इन नतबेरा एक नहीं ये सौदा के हैं। सही बात। तो मैं क्यों लोड डाल कर जाऊँ? 50 किताब के एडवांस पैसे आ गए, उसमें मैं ये बता सकता हूँ ये किताब बुक कर दी। उन्होंने कहे हैं भाई पीछे आ रहे हैं। अच्छा, इनकी क्या कीमत है? इसकी ये कीमत है जो डाक समेत, इसकी कीमत है 850 रुपये। इसकी डाक समेत 300 दोनों कंबाइंड किताब है, एक दूसरे की पूरक है। अच्छा, हाँ, एक किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं। चलो भाई, ये थे हमारे ताऊ कृष्णचंद्र दैया जी। मेरा भाई इनको काका कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उम्र के हिसाब से ये मेरे ताऊ ही लगते हैं, क्योंकि मेरे पापा से बड़े हैं रिश्ते में। बाकी रिश्ते होते हैं प्रेम के, ये सच्चाई है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। ताऊ को ब्रेन एम्ब्रेज हो गया था, लेकिन ताऊ बिल्कुल चने जैसे हैं। अब ताऊ की जो बोड़िया है, उन्होंने ताऊ के लिए एक चादर दी है, खिस्सी दी है। वो भाई भी आया हुआ है और सोनीपत से शिवजोत सिंह पहल भाई भी आए हुए हैं, उनके साथ मिलकर हम इनको उड़ाएंगे। तो वो आपने हमसे बातचीत की, जिसके लिए आपका शुक्रिया। और मैं बहुत विद्वान पत्रकार नहीं हूँ, तो वो तो पता है कि एक विद्वान आदमी यही कहेगा और क्या कहेगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपकी ज़िंदगी में आपने जो लिखा है उसमें झांकने का। अब एक बार थोड़ा सा आप और स्वस्थ हो जाओगे
तो आप फुर्सत से इत्मीनान ठीक, से ठीक। सर्दियों में छत पे बैठ के बात कर लेंगे, ठीक। ठीक है ना? क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी मैं नहीं चाहता कि आप उनका दिमाग पे जोर लगा के मुझे जवाब दो। हाँ। मैंने जानबूझ के छोड़ दिए वो हाँ, सवाल, वो हो सकता है कि मैं अभी दे भी ना दे पाऊँ। भी ना पाओ। तो वो सवाल मैं पहले आपको लिख के भेजूंगा, फिर आप उसकी तैयारी करना, फिर आप उसका जवाब ठीक, देना। ठीक। दोस्तों, ताऊ का नंबर मैं दे दूंगा कमेंट में। आपको अगर ये किताबें चाहिए आप मंगवा सकते हो। निश्चित तौर पर आपको किताब पढ़ के, मैंने ये किताब पढ़ ली है, मैंने ये किताब भी पढ़ ली है, इसकी ताऊ जी कह रहे हैं अब जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मेरे इनका ये पढ़ना बाकी है, तो ये भी पढ़ लेंगे। और अब हो गया है हमारा अलविदा कहने का टाइम। मिलवाता रहता हूँ मैं आपको ताऊ जी जैसे विद्वान लोगों से। आप कमेंट करें इनकी बातचीत आपको कैसी लगी, और अगर किताबें चाहिए तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। ताऊ जी राम राम, शुक्रिया।